जय श्री राम दोस्तों, आशीष दिस साइड। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे नंबर्स के पूरे एक चार्ट को। सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी एक नंबर लाइन है, मिड में 0 होता है, राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स, पॉजिटिव के इन्फिनिट तक, और लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नेगेटिव वाले नंबर्स, नेगेटिव के इन्फिनिट तक। यानी कि सारे मेरे नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स में आएंगे। रियल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? रैशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी। ठीक है, एक एक करके आप सबको देखते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर उन नंबर को कहा जाता है जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि वो नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो क्यू होता है मेरा 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक नंबर है 3/2, क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है? हाँ भैया बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये हो गई पी अपॉन क्यू की फॉर्म। और ये जो मेरा क्यू है ये क्या है? 0 के इक्वल है? 0 के इक्वल तो नहीं है ना, यानी कि 3/2 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। वो वाले नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। उसी प्रकार से 7/9 क्या एक रैशनल नंबर होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ये जो मेरा क्यू है ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? 7/9 भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं क्या 4 एक रैशनल नंबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 4 के अपॉन में कुछ नहीं, क्या मानेंगे? 1। तो ये क्या हो जाएगी? पी अपॉन क्यू की फॉर्म। और ये जो मेरा क्यू है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो 4 भी क्या होगा? मेरा एक रैशनल नंबर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं 0 क्या एक रैशनल नंबर होगा? वीडियो पॉज करो, खुद से दिमाग लगाओ, इतना मैं आगे बता देता हूँ। ठीक 0 के अपॉन में कुछ नहीं, क्या मानेंगे? 1। क्या ये हो गई पी अपॉन क्यू की फॉर्म? हाँ भैया बिल्कुल हो गई। और इसमें अगर मेरा देखा जाए तो ये जो क्यू है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 भी क्या होगा? मेरा एक रैशनल नंबर। लेकिन कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन जो मेरा क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसने डेफिनेशन में बोल दिया है कि जो मेरा स्पेसिफिक क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पर क्यू क्या है? 1 है। पी 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 0 को भी क्या मानेंगे? रैशनल नंबर। क्लैरिटी मिली पूरी? अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की, बात बाद में करेंगे। इसके सब टाइप्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर 3 टाइप से डिवाइड करा गया है। सबसे पहला फ्रैक्शन, डेसिमल एंड इंटीजर। सबसे पहले फ्रैक्शंस को देखते हैं। फ्रैक्शंस तो यार तुम्हें पता ही होंगे, जैसे कि 3/4, 7/8, 3/2, 7/6, ये सब क्या है? मेरे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, बाकी इनके टाइप्स होते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिमल्स की। डेसिमल्स किनको कहते हैं? पॉइंट वाले नंबर, जैसे कि 7.8, 9.62, 4.91, 7.42, ये सब क्या है? मेरे ये सब डेसिमल्स हैं। जिसमें पॉइंट की बातें करी जाए वो क्या है? मेरे डेसिमल्स। इतनी बात बनी। आगे की बात करते हैं। आगे क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर उन सारे नंबर को कहते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर देख सकते हैं, यानी कि ये वाले सारे नंबर्स। यानी कि -1 मेरा इंटीजर है, -2, -3, -4, -5, -6 से लेकर माइनस के इन्फिनिट के सारे नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पॉजिटिव के इन्फिनिट तक के सारे नंबर मेरे क्या है? इंटीजर। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, इंटीजर में हम डेसिमल और फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 3/2 को तुम्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो तुम 1.5 आएगा इसको सॉल्व करके, तो 1.5 इसके मिड पर आएगा, 1.5 मिड पर आएगा, लेकिन हम डेसिमल को इंटीजर्स में मतलब नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। ठीक है, और रैशनल नंबर में हम फ्रैक्शंस और डेसिमल को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ये दोनों में है बेसिक सा डिफरेंस। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को सब 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा है होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर शब्द में ही नेगेटिव है ना, यानी कि नेगेटिव वाले सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर है सब क्या है? मेरे इंटीजर। यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर नेगेटिव के इन्फिनिट के सारे नंबर मेरे क्या है? नेगेटिव इंटीजर। अब बात करी जाए होल नंबर्स की। होल नंबर क्या होते हैं? उन नंबर्स को कहा जाता है जो 0 से शुरुआत होते हैं और जिनकी समाप्ति नहीं होती, इन्फिनिट तक चलते रहते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इन्फिनिट तक के सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है? होल नंबर, ये सारे। ठीक है, बाकी इसके 2 पार्ट्स और हैं। ज़ीरो तो पता है यार, ये है ना, इसमें बताने लायक कुछ था नहीं। और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिट तक के सारे नंबर्स को क्या बोला जाएगा? नेचुरल नंबर। इसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि ये सारे नंबर, ये वाले
1 2 3 4 5 6 7 इन्फाइनाइट तक के सारे नंबर्स क्या है मेरे, नेचुरल नंबर्स। क्लैरिटी मिली। आगे की बात करते हैं। इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि क्या, 2 2 क्या है मेरा, 2 से डिविजिबल है, 4, ठीक है, 6 8 10 12 14, इस टाइप के सारे नंबर्स को क्या बोला जाएगा, इवन नंबर। या जो 2, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, या फिर वाले नंबर जो 2 के मल्टीपल में आते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर उनको बोला जाता है जो नंबर इवन नहीं होते। देखो नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक के सारे नंबर। 2 जो था हमारा इवन था, 4 भी इवन था, 6 भी इवन था, है ना, 8 भी इवन था। ऐसे इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स मेरे क्या थे, इवन थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 की, 1 3 5 7 9 11, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है मेरे, ये सब है मेरे ऑड नंबर्स। जो नंबर इवन नहीं होते बेसिकली वही नंबर मेरे ऑड नंबर होते हैं। इतनी बात बनी। आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं। अब वो कैसे नंबर होते हैं भाई, उनकी बातें करते हैं। देखो जैसे कि मेरा एक नंबर है 2, इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके मात्र 2 फैक्टर होंगे। वो कौन से, 1 2, और कोई तो फैक्टर नहीं होगा। या फिर 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, क्या और किसी नंबर के टेबल में आता है, नहीं आता ना। तो इसलिए 2 क्या होगा मेरा, एक इवन नंबर होगा जिसके मात्र 2 प्राइम नंबर होगा जिसके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये होते हैं मेरे प्राइम नंबर्स। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे कि 3 के कितने फैक्टर होंगे, 1 3। 5 के कितने फैक्टर होंगे, 1 5। 7 के कितने फैक्टर होंगे, 1 7। ठीक है, 11 के कितने फैक्टर होंगे, 1 11। इनके अलावा तो और कोई नहीं होगा ना। तो ये सब मेरे क्या होंगे, प्राइम नंबर जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं। क्लैरिटी मिली। आगे की बातें करते हैं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो जैसे ऑड नंबर क्या थे, जो नंबर इवन नहीं थे उनको बोला जाता था ऑड नंबर है। उसी प्रकार से कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो होंगे मेरे कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 6 8 9 10 12, ठीक है, 14 15 16 18, इस टाइप के सारे नंबर्स मेरे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। या फिर इनको बोला जाता है जिसके, यहाँ पर लिख देते हैं कंपोजिट, ये होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, वो सब क्या होंगे मेरे कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 की बातें करते हैं। 4 के अगर मैं तुमसे फैक्टर्स पूछूं क्या क्या आएंगे भाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। इसके 3 फैक्टर आए हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसके, तो 4 क्या होगा मेरा, एक कंपोजिट नंबर होगा। बात बनी। आगे की बात करते हैं। जैसे कि देखो 6 के अगर मैं फैक्टर्स करता हूँ क्या क्या आएंगे, 1 2 3 और 6। 2 से ज़्यादा यानी कि 4 फैक्टर आए तो 6 भी क्या होगा मेरा, एक कंपोजिट नंबर होगा। और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि 16 1 2 4 8 और 16। देखो 5 फैक्टर आ गए इसके, 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो 16 भी क्या होगा मेरा, एक कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसके मात्र 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। क्लैरिटी मिल गई, बात बन गई। आगे की बात करते हैं। आगे यार हमारे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, रिप्रेजेंट इन्हें हम कर ही नहीं सकते P/Q की फॉर्म में। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब भाई ये क्या लिख दिया मैंने, इसकी बातें करते हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होना, नॉन का मतलब नहीं, यानी कि जो नंबर ख़त्म नहीं होते। आगे क्या लिखा है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी कि वो नंबर जो बार बार, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, यानी कि वो नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहे और बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे, वो क्या होंगे मेरे इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि तुम्हें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। यार अगर मैं ये लिखता हूँ ना, ये हो जाएगा मेरा रैशनल नंबर।
क्यों? क्योंकि ये है भैया P/Q की फॉर्म, और ये जो मेरा Q है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर क्या होगा, 22/7, नॉट पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है यार, पाई की वैल्यू होती है 3.1415, ऐसे इसकी वैल्यू चलती रहती है, कभी रिपीट भी नहीं होती, कभी ख़त्म भी नहीं होती। पाई भी क्या होता है, मेरा एक इरेशनल नंबर। और एग्जाम्पल्स की बातें करते हैं, जैसे कि यार ये है √2 की वैल्यू आती है 1.4142। इनमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, ना तो कोई नंबर रिपीट होता है ना ही ये नंबर ख़त्म होता है, कोई पैटर्न बेसिकली कोई फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन ये चलता रहता है, ठीक है। √2 क्या होगा, ये मेरा इरेशनल नंबर होगा। ठीक उसी प्रकार से √3 इसकी वैल्यू होती है 1.732, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नेचर का होता है √3 भी, तो √3 भी क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं √5 की बातें करूँ तो √5 की वैल्यू होती है 2.23, ऐसे ये भी चलता रहता है, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का होता है, तो √5 भी क्या होगा, मेरा एक इरेशनल नंबर। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे आई, जैसे √5 की 2.23, √3 की 1.732, √2 की 1.4142, है ना। इसका भी एक तरीका होता है, हवा में तो आई नहीं, गणित है भाई, ठीक है। इसके तरीका अगली वीडियो में बताऊंगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, अच्छा भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, इनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ से नॉन हटा दूँ, जो मेरे नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इन नेचर, यानी कि वो नंबर खत्म नहीं हो रहे लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या हम उनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। रीज़न की बात चलो बाद में करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है कोई, ठीक है, 666 बार बार आ रहे हैं, क्या इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी बातें करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं उसकी भी बातें करेंगे, इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसकी बातें भी करेंगे। एक चीज़ का याद रखना कि हम इरेशनल नंबर को कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर लोकेट नहीं कर सकते, जैसे कि देखो अगर मैं तुमसे बोलूँ तुम्हें 2.5 को लोकेट करना है, तो तुम यहाँ पर देखोगे 2 के बाद ये छोटी छोटी डंडियाँ सी है ना, यहाँ पर तुम लोकेट करके बता दोगे। अच्छा अगर मैं √2 की बात करूँ तो तुम इसको ऐसी कोई पॉइंट नहीं लगा सकते कि भाई अगर तुम्हें 10 पॉइंट कुछ लोकेट करना है इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग आ रही है, ऐसे तुमने लोकेट कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता वो। इसकी बात करेंगे हम लेकिन आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और वीडियो ख़त्म करें नहीं, एक और चीज़ को देखते हैं, और वो चीज़ क्या है उसकी बातें करते हैं। देखो एक नंबर होते हैं मेरे कोप्राइम नाम के, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स की बातें कर लेते हैं एक बार। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है, जैसे कि मैंने बात करी 2 और 3 की, ठीक है। ये दो प्राइम नंबर्स हैं मेरे पास। 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 के फैक्टर होंगे 2 और 1। अच्छा 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 3। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर है 1, तो ये क्या होंगे, मेरे कोप्राइम के पेयर्स होंगे, ठीक है, बात बन गई। और देखते हैं जैसे 4 और 5, इसमें मैंने एक प्राइम नंबर लिया, एक है कंपोजिट नंबर। 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 1 4। 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 5 और 1, ठीक है। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो ये भी क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स के पेयर होंगे, ठीक है। और बात करते हैं इसकी। अच्छा देखो मैंने यहाँ पर पहले दोनों प्राइम लिए फिर एक प्राइम लिया, क्या ऐसा ज़रूरी है दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम होना चाहिए? आंसर इज नो। देखो क्यों हो, अच्छा जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 4, कंपोजिट है, ठीक है, और एक नंबर लिया है 15, दोनों कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 4 1। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 3 और 15 5। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1, ठीक है। तो 4 और 15 भी कोप्राइम के पेयर्स होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम होने चाहिए या दोनों में से कोई एक प्राइम होना चाहिए, दोनों कंपोजिट हो तो वो हो सकते हैं, ठीक है। बात बन गई इतनी। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि अब तुमने वीडियो देख ली बन गई बात, है ना। कॉपी में इस पूरी टेबल को नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। 2x पर देख लेना, मर्जी है तुम्हें दोबारा से देखनी हो तो, और पढ़ते रहना 5-6 दिन तक लगातार, तब ये चीज़ें दिमाग में घुसेंगी। तो यार इस वाली वीडियो में लगाते हैं पूर्ण विराम, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।